ये ऋषिकेश का प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला है। गंगा नदी पहली बार जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में उसका प्रवेश होता है। हालांकि ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों से जब गंगा नदी ऋषिकेश में आती है तो उसका सौंदर्य देखने वाला होता है। लक्ष्मण झूला से आसपास के क्षेत्रों में गंगा नदी के ऊपर रैफ्टिंग बहुत प्रचलित है, लेकिन आज गंगा के घाटों के आसपास पत्थरों का जमावड़ा लगा हुआ है। साफ पता चल रहा है कि गंगा का पानी लगातार कम होता जा रहा है। जिन इलाकों में हम घूम रहे हैं वहाँ पर मानसून के समय गंगा नदी में आई बाढ़ के द्वारा लाए गए पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। मैदानी इलाकों में इन पत्थरों की जगह में रेत दिखाई देता है। ऋषिकेश अपने आध्यात्मिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं और गंगा नदी में उसके सौंदर्य को निहारते हैं, लेकिन आज गंगा का पानी यहाँ पर बेहद कम है और ये चिंता की बात होनी चाहिए। ऋषिकेश के बाद गंगा हरिद्वार की ओर प्रस्थान करती है और भीमगौड़ा के बाद गंगा का पानी हर की पैड़ी की तरफ मोड़ दिया जाता है। हर की पैड़ी में हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री स्नान करते हैं और कुंभ के मेले में यहाँ पर ब्रह्म घाट में मुख्य स्नान होता है। गंगा का सौंदर्य हर की पैड़ी में देखने वाला होता है और आपके मन को अप्रतिम शांति प्रदान करता है। हरिद्वार तक गंगा का पानी बहुत साफ और उसमें लगातार एक तेजी दिखाई देती है। उसकी ऊर्जा को देखकर हम सब मंत्रमुग्ध होते हैं, लेकिन हरिद्वार के बाद गंगा का पानी लगातार न केवल घटता रहता है, अपितु अनेकों सीवर लाइनों औद्योगिक कचरे के कारण से गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है। हरिद्वार के बाद गंगा का प्रवेश उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में होता है। हरिद्वार के एक छोटे से कस्बे लक्सर के पास बालावाली नामक स्थान पर रेलवे का पुल गंगा नदी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में विभाजित करता है। बालावाली में बना ये रेलवे का पुल गंगा नदी पर बना सबसे पहला पुल है और इसके बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बिजनौर के रास्ते आगे बढ़ती है। बिजनौर के बाद से ही गंगा नदी में पानी का स्तर कम दिखाई देता है और उसका फाट लगातार चौड़ा होता रहता है। गंगा नदी के किनारे के क्षेत्रों में पूरी धूल दिखाई देती है और चारों तरफ मई और जून के महीने में भयानक गर्मी पड़ रही है। बिजनौर से गढ़मुक्तेश्वर की यात्रा में हमने देखा गंगा के तट पर पहुंचना भी एक मुश्किल काम है और लगातार पानी में सफ़ेद चादर दिखाई देती है। कई स्थानों पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बिजनौर के बाद गंगा नदी गढ़मुक्तेश्वर में प्रवेश करती है। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ जिले का हिस्सा है और NH-24 पर स्थित है। दिल्ली से गाज़ियाबाद के रास्ते लखनऊ या कानपुर के लिए जाने वाले इस हाईवे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गढ़मुक्तेश्वर एक बहुत प्रमुख तीर्थ स्थान है, जहाँ लोग हर त्यौहार पर एकत्र होते हैं। गंगा दशहरे के दिन यहाँ पर विशेषकर बहुत भीड़ होती है और लोग अपने विभिन्न प्रकार के
धार्मिक प्रयोजन के लिए गढ़मुक्तेश्वर में आते हैं। गढ़मुक्तेश्वर तक आते आते गंगा का पानी न केवल कम होता है अपितु प्रदूषित भी दिखाई देता है। गढ़मुक्तेश्वर से गंगा आगे मुरादाबाद होते हुए कन्नौज की तरफ प्रस्थान करती है। इस समय हम हैं हरदोई जनपद में, और हरदोई जनपद का ये एक गांव है, दोआब का इलाका है, और ये हमारे दाहिनी तरफ रामगंगा नदी की एक धारा, और ये सामने से गंगा नदी की धारा, रामगंगा ये संगम पर ये हरदोई शहर से कुछ दूर, बहुत मुश्किलों के बाद, क्योंकि ये धाराएं बदल रही हैं और संगम का जो स्थल है वो भी बदल रहा है। जैसे हमने कहा, चलते इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा धूल और रेत आ चुकी है, और इसलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कुल मिलाकर के कि के स्तर भी बदल रहे हैं। जब पहले बताया जा रहा था कि ये इस तरह से बन रहा है, और निसंदेह जब पानी आता होगा तो बाढ़ के दौरान दोनों नदियाँ आपस में इस प्रकार से मिल जाती हैं। अभी हमने पाया कि मैदानी इलाकों में संगम स्थल बहुत मुश्किल है। लगातार ऐसे क्षेत्र दियारा क्षेत्र बन चुके हैं, और वहाँ तक पहुँचने की कोई व्यवस्था नहीं। ये संगम का स्तर दूसरी तरफ भी धारा है, और कुल मिलाकर के जा रही है। अब लोग खेती कम और रीति ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर एक मित्र ने जो हमको इस स्थल पर लाए हैं, जिसे ढूंढने में हमें बहुत परेशानी हुई थी, उन्होंने बताया कि अब वो खेती नहीं रेती कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि पूरा क्षेत्र में रेत ही रेत चारों तरफ। नदी का जलस्तर इसको हम सीधे तैर के आए थे, और लोग यहाँ पर भैंस चराने के लिए कोई ग्रेजिंग लैंड भी नहीं है, न घास है, लेकिन फिर भी मजबूरी में ये सब काम हो रहा है। ये रामगंगा और गंगा नदी के संगम पर जब हम आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ हर साल अपने तटबंध बदल रही हैं, और इसके कारण से संगम की स्थान भी बदल रहे हैं। उसमें कई धाराएं बन जा रही हैं। पानी का बहाव कम होने से, पानी की मात्रा कम होने से वो स्पिल ओवर करता है और फैलता है। जब बाढ़ आती है तो पानी लो लाइन एरियाज़ में घुसता है और अपने साथ हज़ारों टन रेत भी लाता है। इसके कारण से उत्तर प्रदेश के अनेकों इलाकों में हमने देखा कि खेती की ज़मीन बर्बाद हो रही है। जब मैंने यहाँ पर एक किसान से पूछा कि वो क्या करते हैं, तो उनका केवल एक ही उत्तर था, खेती में कुछ रहा नहीं, अब सब कुछ रेती में है। यानी कि खेत खलिहान अब खत्म हो रहे हैं
और नदी की रेत से ही उनका गुजारा चल रहा है। कन्नौज में हरदोई और कन्नौज के बीच की इस स्थल पर हमने देखा कि अनेकों जगहों पर नदी के छोटे छोटे टापू बन चुके हैं और गर्मियों के समय इसके नज़दीक भी आना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब क्षेत्र में पानी की कमी हो तो पशुओं के लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती, वे यहीं पर आते हैं। गंगा नदी में लगातार घटते जल स्तर के कारण से कानपुर तक पहुँचते पहुँचते गंगा नदी का पानी और भी कम हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि गंगा में जो औद्योगिक कचरा और सीवर का कचरा प्रवेश कर रहा है, उसके कारण से ही वो थोड़ा पानी दिखाई देता है और आगे बढ़ता रहता है। कन्नौज और हरदोई के बीच में हमने देखा कि गंगा कई स्थानों पे अनेकों छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो चुकी है और कन्नौज में भी 4 से 5 छोटी बड़ी नदियाँ गंगा नदी में मिलती हैं और उसको आगे बढ़ाती हैं। इस समय हम कन्नौज हरदोई राजमार्ग पे हैं और उस पर बने गंगा के पुल से ये पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है कि गंगा कई धाराओं में बढ़ चुकी है। बाद में यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर आगे बिठूर में पहुँचने से पहले वो मिल जाती हैं और इतनी धाराओं में विभक्त होने का मतलब साफ है कि आने वाले संकट की ओर ये इशारा कर रही हैं, जो हमारी खेती और हमारे जल जीवन पर हो सकता है। क्योंकि यदि गंगा और उसकी सहायक नदियों का प्रबंधन या उनकी प्राकृतिकता को सही प्रकार से नहीं निभाया गया तो हमारे जीवन पर गहरा संकट हो सकता है। कन्नौज शहर ऐतिहासिक, लेकिन इतिहास के बहुत से तत्व यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। सामने जयचंद का टीला, अब किला कहीं दिखाई नहीं देता, और ये है जयचंद के बाद की विरासत जब मुग़ल के हाथों में कन्नौज आया, शाहजहां के समय का। ध्रुव टीला और ये है श्री दत्तात्रेय मंदिर ध्रुव महाराज जी का। ये है बिठूर। गंगा अब कन्नौज से कानपुर की ओर, और कानपुर से पहले ये पौराणिक नगरी बिठूर में गंगा का जल स्तर थोड़ा अधिक और पानी दिखाई देता है। सामने गणेश स्थान और एक बड़ी पुरानी मस्जिद, और यहाँ पर नौकायन भी किया जा रहा है। गंगा का ये अप्रतिम सौंदर्य कानपुर शहर से करीबन 30 किलोमीटर पहले एक छोटे से कस्बे बिठूर में दिखाई देता है। बिठूर एक पौराणिक नगरी है। यहाँ बहुत से मंदिर हैं, आश्रम हैं, और कानपुर शहर से लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए भी आते हैं। लेकिन बिठूर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का एक बहुत प्रमुख केंद्र रहा है। 1857 की भारतीय विद्रोह में बिठूर में ही बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना कार्य शुरू किया था और देश के प्रति बलिदान की कस्में खाई थी।
आज बिठूर में गंगा बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। हालांकि जब हम कन्नौज से चले थे तो गंगा का जलस्तर कम था। बिठूर में जलस्तर बढ़ने का एक और कारण है। यहाँ से 7-8 किलोमीटर के बाद कानपुर शहर से पहले गंगा पर एक बैराज बना हुआ है और उसके कारण से ही पानी थोड़ा बढ़ा हुआ है, जो ये दिखाता है कि यदि गंगा नदी में पानी रहे या उसके प्राकृतिक सौंदर्य को हम कायम रखें तो ये नदी हमें न केवल जीवन देगी लेकिन आध्यात्मिक और मानसिक शांति भी प्रदान करेगी। बिठूर से गंगा नदी कानपुर की ओर प्रस्थान करती है और कानपुर और उन्नाव के बीच की सीमा बनाती है। अटल घाट कानपुर। कानपुर के अटल घाट पर कानपुर नगर निगम द्वारा बहुत सी प्रतिज्ञाएं और संकल्प लिखे गए हैं। ये एक बेहतरीन पार्क भी बनाया गया है जहाँ पर लोग आते हैं और अपनी सेल्फी खींचते हैं। गंगा का जलस्तर यहाँ पर कम है क्योंकि जैसे हमने कहा बिठूर और कानपुर के बीच में जो गंगा नदी पर बैराज बना हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पर से 200 मीटर ऊपर है और उसके बाद से पानी लगातार कम होता है। अटल घाट से ही अगर हम पूरे क्षेत्र को देखें तो हमें दिखाई देता कि गंगा आखिर कानपुर में क्यों सूख रही है। अटल घाट से जुड़ा हुआ 50 मीटर से पहले ही एक बड़ा नाला गंगा नदी में प्रवाहित होता है और गंगा को प्रदूषित करता है। इसके बाद से ही जो अनेकों घाट कानपुर में हैं उनमें गंगा नदी से भी बड़ी नदियों टाइप के नाले हैं जो गंगा नदी में आते हैं और उसको प्रदूषित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कानपुर में जो गंगा नदी का पानी है वो हिमालय से जो गंगा नदी चली है उसका पानी तो कम दिखाई देता है और सीवर और बाकी औद्योगिक कचरे का पानी अधिक दिखाई देता है। ये कानपुर शहर के अंदर एक सीवर लाइन है या गंदे पानी का नाला है और ये सीधे गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा है और पूरे गंगा के पानी को गंदा कर रहा है। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट बिल्कुल इसके पास ही, लेकिन इस काम को वो बंद नहीं कर पाए और ये वो नाले का पानी अब गंगा नदी में हम देख सकते हैं। इस प्रकार से कानपुर में गंगा का पानी क्या पानी है या वो नाला है, क्योंकि दूर तक ही उस पर जो उसकी स्टिंक है, जो गंध है, जो बदबू है वो सुनाई दिखाई देती है या हमारी समझ में आती है। स्मेल आपके नाक तक घुसती है और पूरा पानी जो है वो प्रदूषित है। परमिया नाले के गंगा नदी में मिलने के बाद गंगा नदी कानपुर में आगे प्रस्थान करती है और इसके बाद 3 बड़े घाट गंगा के किनारे पे बने हुए हैं। रानी घाट, भैरव घाट और भगवत दास घाट। इन घाटों के पास ही कुछ बड़े नाले हैं जो गंगा नदी में सीधे सीधे प्रवाहित होते हैं। ये नाले हैं सीसामऊ नाला, गुप्तार घाट के पास एक नाला, भैरव घाट के पास एक नाला। और ये नाले कम हैं और पूरे नदी के आकार के हैं। तो हम देखते हैं कि कानपुर में जहाँ गंगा नदी का पानी लगातार कम है क्योंकि एक बैराज है और उसके बाद इन नालों का पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के गंगा नदी में आ रहा है और इसीलिए वो पानी दिखाई दे रहा है। इन घाटों में लोग धार्मिक प्रयोजन के लिए आते हैं
कुछ घाट जो है वो मुक्तिधाम हैं और अंतिम संस्कार के बाद लोग गंगा जल का आचमन करने या उसको छूने या उससे अपने ऊपर छिड़कने के लिए आते हैं। हालांकि कानपुर के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये बात साफ करी कि कानपुर में गंगा नदी का पानी न पीने लायक है और न ही नहाने लायक। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर भी होता था। पिछले कुछ वर्षों में गंगा नदी में प्रदूषण के कारण से कानपुर की बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ से चली गई हैं। सवाल इस बात का है कि यदि औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ से चली गई हैं तो गंगा नदी में प्रदूषण क्यों है। इस बात का जवाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देना चाहिए या जो गंगा सफाई अभियान में लगी हुई एजेंसीज़ हैं उनको दिया जाना चाहिए। गंगा की सफाई हमारा राष्ट्रीय धर्म है, क्योंकि गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। ये हमारे देश के सबसे बड़े भूभाग को न केवल जल और जीवन देती है बल्कि मोक्ष भी देती है। गंगा कई सहायक नदियों को लेकर बनी है, इसलिए गंगा सफाई की जब हम बात कर रहे हैं तो हम गंगा की सभी नदियों की सफाई और उसके प्रति अपनी जिम्मेवारी की बात भी कर रहे हैं। कानपुर शहर में गंगा नदी को जिस हाल पे छोड़ा गया है वो एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। कानपुर शहर से गंगा आगे प्रस्थान करती है फतेहपुर की तरफ। कानपुर और उन्नाव के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करते हुए गंगा को हमें दी कानपुर उन्नाव रेलवे मार्ग या रोड मार्ग से देखें तो बहुत सूखी सी नज़र आती है। और देश की सबसे बड़ी नदी के सूखने की स्थिति देश के खेती, देश के किसानों और देश के आम जनमानस के लिए बहुत शुभ नहीं है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में गंगा नदी। हमें नंबर है तो देखो लिखा है तो बारी मिला ही देते हैं ना। धीरेन पांडे ननकोन ननकवा छोटे स्टीमर क्षमता बड़े स्टीमर कोनो दिक्कत नहीं है, उनका ताइरा आना चाहिए। इस समय गंगा फतेहपुर जनपद के भिटौरा नामक स्थान पर प्रवेश कर रही है। भिटौरा एक पौराणिक स्थल है, यहाँ पर कई आश्रम हैं, कई मंदिर हैं। फतेहपुर एक ऐतिहासिक जगह है। कानपुर और इलाहाबाद के बीच स्थित एक छोटे से जिले फतेहपुर में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की प्रमुख हस्तियाँ भाग ले चुकी हैं। फतेहपुर को भारतीय संसदीय इतिहास में यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए भी जाना जाता है। फतेहपुर से गंगा रायबरेली और उन्नाव की सीमा रेखा बनाते हुए सीधे इलाहाबाद की ओर प्रस्थान करती है। फतेहपुर एक ऐसा जनपद है जिसमें न केवल गंगा एक क्षेत्र से जा रही है, वैसे इसी ज़िले के दूसरे हिस्से से यमुना नदी भी इलाहाबाद की ओर प्रस्थान करती है। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के अलावा फतेहपुर ही अकेला ऐसा ज़िला है जहाँ पर गंगा और यमुना दोनों नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस क्षेत्र में डॉल्फिन भी हैं। फ़िलहाल शाम के समय जब हम यहाँ पर निकले तो हमें कोई डॉल्फिन नहीं दिखाई दी, लेकिन शाम का दृश्य बेहद खूबसूरत दिखाई दिया। गंगा फतेहपुर से आगे इलाहाबाद की ओर, जहाँ
उसका यमुना नदी के साथ में संगम होता है और फिर वो इलाहाबाद से आगे अपनी यात्रा जारी रखती है। गंगा इस समय अब प्रयागराज में है। यहाँ पर इसका महती संगम यमुना नदी के साथ में। महत्वपूर्ण बात ये है कि दोनों नदियाँ उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों से अलग अलग जगहों से आती हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री और अलकनंदा की घाटी, अनेकों घाटियों, नदियों, खलिहानों से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से अनेकों नदियों को अपने में समाहित करते हुए गंगा और यमुना इलाहाबाद में, या यूँ कहिए प्रयागराज में मिलती हैं। प्रयागराज मतलब संगमों का संगम, भारत का सबसे बड़ा संगम। हालांकि प्रयागराज में यमुना का पानी गंगा के पानी के मुकाबले अधिक है, लेकिन यमुना यहाँ पर अपनी पहचान गंगा में समाहित कर देती है और फिर गंगा अपनी यात्रा आगे जारी रखती है। ये है अष्टी संगम। असल में आप देख सकते हैं पानी का अंतर भी और पानी के बहाव का अंतर भी। ये जो हमारी तरफ से हरा पानी बिल्कुल दिखाई दे रहा है वो गंगा का पानी है, और उधर से जो बहाव में हल्के से आ रही है वो यमुना है। गंगा का बहाव ज़्यादा तीव्र है और ये इस पॉइंट पर हम खड़े हैं। तो देश भर से लाखों श्रद्धालु संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं। ये भारत की विविधता का प्रतीक भी है और एकता का केंद्र भी। लेकिन ये भी हम सभी की जिम्मेवारी बनती है कि धर्म और आस्था के नाम पर सभी प्रकार के कर्मकांडों से गंगा और यमुना को अपवित्र न करें। ये आवश्यक है कि सरकार भी गंगा में किसी भी प्रकार के कूड़ा करकट को बहाए जाने को प्रतिबंधित करे। इस समय हम सीतामढ़ी में हैं और ये सीतामढ़ी के सीता समाहित स्थल के बगल में हनुमान जी की प्रतिमा। यह है सीता समाहित स्थल। ऐसा बताया जाता है कि यहीं पर नज़दीक में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है और सीता को दोबारा अयोध्या से निष्कासित करने के बाद वो उधर ही आई थी। लव कुश को इसी स्थान पर जन्म दिया था। अब इस स्थान पर एक मंदिर और बहुत से विविध चिड़ियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यह है महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली भदोही में, और यहाँ पर कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने तप किया और यहीं पर सीता माता अयोध्या से निष्कासित किए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आई थी और लव और कुश का जन्म इसी जगह पर होना बताया जा रहा है। आज इस स्थान पर कोई बहुत भीड़ नहीं होती। सीता समाहित स्थल जो 1993 में ही बना, वहाँ पर अधिकांश लोग जाते हैं और भक्तिभाव से भी, लेकिन
पुराने आश्रमों में अब लोगों का जाना लगभग कम हो गया है। शायद उसमें वो चकाचौंध नहीं दिखाई देती इसलिए। तो इस जगह को महर्षि वाल्मीकि का तपस्थली बोलते हैं। स्थली बोलते हैं। तो क्या मतलब क्या क्या महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था यहाँ पर, क्या क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे? महर्षि वाल्मीकि के जो जब माता जानकी को अयोध्या में धोबी ने ये किया था, ताना मारा था, उस समय लक्ष्मण जी ने तमसा और गंगा दोनों के तट पे विराजमान वाल्मीकि आश्रम के नज़दीक में सीता जी को छोड़ दिए और छोड़ करके वो चले गए। तो माता सीता अकेला और गर्भवती अवस्था में थी और यही सोच करके उन्होंने विलाप करने लगा। विलाप करने लगी तो इस जंगल में, जो जंगल था, सब पत्ते गिरने लगे। महर्षि बोले, ये शोक क्यों हो रहा है जंगल में, शोक क्यों हो रहा है? शोक क्यों होने लगा तो महर्षि वाल्मीकि जी, उसको रुदन का आवाज़ उनको मिला, बाहर निकले। फिर गए वहाँ माता जी के पास, तो पूछे, पुत्री कहाँ से आई हो? तो बोले, राजा जनक की मैं पुत्री हूँ और दशरथ जी का बहू हूँ, श्री राम मेरा पति है। तो बोले, कोई बात नहीं है, जनक जी हमारे जो है शिष्य हैं। अच्छा। महर्षि वाल्मीकि बोले, शिष्य हैं, उनके हिसाब से आप हमारी पुत्री हुई और राजा दशरथ भी हमारे उनके राज्य में रहता हूँ, तो वह इस प्रकार से वो मेरा शिष्य हुए। तो दोनों मेरे शिष्य हैं, दोनों तरफ से आप हमारी पुत्री हो, तो आप हमारे आश्रम में रहो और यहाँ आप निवास कर सकते हैं। तो यहाँ आकर के निवास किया और यहाँ पर कुछ का जन्म हुआ। और यहाँ लव कुश के जन्म के बाद जो है उन्होंने अपने को मतलब 12 साल तपस्या के 12 साल के बाद फिर वो राम जी से लड़ाई हुआ था। तो समाहित उन्होंने अपने को क्यों किया? समाहित तो वो लड़ाई हुई दोनों का और वो अयोध्या जाने के लिए बोले, तो बोले बार बार हम तपस्या करते हैं और आप लोगों ताना मारते हैं। बार बार आप ताना मारते हो, आपसे हमको परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा देनी पड़ती है। तो मतलब यही कहा कि तुम्हारे पास जाने से बढ़िया तो हम चले जाते हैं, चले जाते। तो ये जो उत्पन्न हुई और धरती में ही चली गई, तो ये तो आदि शक्ति जगदम्बा स्वयं है। जी 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 सृष्टि का रचना करने का उनका ही काम है। तो जो ये आश्रम है सबसे पुराना है और इसकी स्थिति ऐसी है, ऐसा क्यों लगता है आपको कि ऐसा स्थिति क्यों है? इसमें लोग भी नहीं आते हैं, लोग भी नहीं आते हैं और ऐसा है कि क्या कारण है? चमक धमक जहाँ होता है वहाँ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं और जहाँ साधु संत विरान में रहते हैं उसका कोई चमक धमक जहाँ होता है वहाँ लोग आकर्षित ज़्यादा होते हैं। आज का संसार का ऐसा सिस्टम है। ये है भदोही या इसे संत रविदास नगर भी आप कहते हैं और ये गंगा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग स्नान कर रहे हैं गंगा किनारे और काफ़ी क्षेत्र सूखा हुआ गंगा का। चिंता की बात यह कि अब नदी काफ़ी सूखी हुई और सामने ये पीपे का पुल और हम ये महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से, यहाँ पर इसे सीतामढ़ी भी कहा जाता है और इसी स्थान पर ऐसी मान्यता है कि लव कुश का जन्म भी हुआ। पर्यावरण के तौर पे देखें तो नदी बिल्कुल सूखी हुई और चारों तरफ रेत के क्षेत्र। आस्थाओं के सवाल तर्क पे हावी होते हुए और यहाँ से गंगा मिर्ज़ापुर की तरफ। महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली भदोही। इसकी दीवारों पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग, ये मूर्तियाँ और पेंटिंग सब यहाँ इस स्थल को स्थापित करने वाले
बाबा बंशीधर जी दास के द्वारा बनाई हुई उनका तो इस जो ये वाल्मीकि तपोस्थली है, वाल्मीकि महाराज ने क्या क्या यहाँ पर किया? यहाँ वाल्मीकि तपस्या करते थे, यही सीता माता को लक्ष्मण जी छोड़ गए थे, इन्हें लोग को जन्म हुआ था, जो इसलिए आषाढ़ के महीने में नवमी को यहाँ हर साल मेला मेला लगता है। अच्छा। हाँ और आपके जो बंशीधर बाबा हैं, जो महाराज एक हाँ जी, आज से महाराज जी कम से कम 60 साल पहले यहाँ आए थे। 60 साल पहले? हाँ, तो आए पहले ये नीचे का आश्रम का निर्माण किया। जी जी। जो नीचे वाला आश्रम हाँ हाँ, वो था पहले। पहले उसी का निर्माण किए थे। तो विवाद के चलते उसको छोड़ दिए, फिर यहाँ झोपड़ी बना के गंगा जी का टीला है, यहाँ बड़ी करार है, टीले में झोपड़ी डाल के यहाँ रहना चालू किए। फिर धीरे धीरे बैठे 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 भिक्षा मांगे, हाँ किसी दरवाजे नहीं गए, अलग कहीं रसीद कटवाए, कोई रसीद नहीं, कोई दरवाजे मांगे नहीं गए, यहीं बैठे बैठे भिक्षा मांगे, जो दिया 1 रुपया दिया तो 1500 दिया तो बाकी ज़्यादा पे सामने दिख रहा है कुछ ऑर्डर के अंदर। ये सारी पेंटिंग उन्होंने अपने आप की हैं? हाँ, सारी जो पेंटिंग- मूर्तियाँ अपना आप बनाई हैं? सारी पेंटिंग लिखी है, ऊपर नीचे अंदर बाहर, और जितनी मूर्तियाँ हैं ऊपर बाहर में देवी देवताओं की, तो महाराज जी अपने हाथ से बनाए हैं, छोटे पत्थर से। ये गंगा भदोही से मिर्ज़ापुर की तरफ, ये पीपे के पुल से हम ये फोटोग्राफ या वीडियो बना रहे हैं। इलाहाबाद से गंगा सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी भदोही के बाद विंध्याचल में प्रवेश करती है। विंध्याचल उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद का हिस्सा है और यहाँ पर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ है माँ विंध्यवासिनी देवी शक्तिपीठ, जिसमें हर समय हजारों की संख्या में भक्त लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस शक्तिपीठ का बहुत महत्व है। विंध्याचल में और भी बहुत सारे मंदिर हैं और उनके पीछे से बहती है गंगा की बड़ी स्वच्छ और निर्मल धारा। इलाहाबाद और के मुकाबले में गंगा यहाँ पर ज़्यादा स्वच्छ है, लेकिन गंगा में पानी कम रहता है, आधे हिस्से तक पानी कम रहता है, इसलिए लोग इसमें बहुत दूर तक रहते हैं। गांव से शहरों से लोग यहाँ पर आकर के काम भी करते हैं, कई धार्मिक प्रयोजन भी करते हैं। यहाँ से गंगा अब आगे चुनार की ओर प्रस्थान करती है। चुनार का किला और उसके बगल से गंगा नदी। ये है गंगा। अब चुनार के किले के सामने से हम ले रहे हैं और यहाँ से गंगा अब सीधे बनारस की ओर। गंगा नदी विंध्याचल से चुनार और अब चुनार के रास्ते बनारस की ओर। एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा गंगा की उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाते हुए। चुनार के ऐतिहासिक किले से ये गंगा का खूबसूरत दृश्य किस तरह से घुमावदार होते हुए गंगा नदी अब
बनारस की ओर प्रस्थान कर रही है यहाँ से। चुनार का ये किला और इसके पास ये ब्रिटिश शासकों और कमांडरों के पूरे टूम्स अलग अलग प्रकार से। चुनार भारत के इतिहास का एक गवाह, गंगा नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण, हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज। बनारस में गंगा एक अद्भुत आकर्षण लिए हुए है। बनारस की शाम देश में गंगा आरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शाम के समय से ही बनारस के घाट देश भर से आए श्रद्धालुओं से भर जाते हैं और बड़ी संख्या में नाविक अपनी अपनी नावों में इन श्रद्धालुओं को आरती स्थल तक ले जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आध्यात्म के साथ पूंजीवाद का भी एक अजीब सा गठजोड़ हुआ है। अब बनारस के नाविक नहीं, अपितु बड़ी बड़ी पूंजियों के मालिक बनारस में बड़े बड़े ट्रॉलर लेकर पहुंच चुके हैं और आध्यात्म के साथ पूंजी का एक घालमेल हमें दिखाई देता है। शाम के समय बनारस की इस खूबसूरत शाम में देश भर के लोग होते हैं, वो आरती का आनंद लेते हैं और बनारस की इस खुशनुमा शाम को अपने जीवन में उतार देना चाहते हैं। हालांकि इसी समय सवाल ये भी उठता है कि हम सभी लोग गंगा की पानी के बढ़ते प्रदूषण और उसके घटते जल स्तर को लेकर के क्यों नहीं उतना चिंतित हैं कि हम केवल गंगा की आरती कर अपने सभी कार्यकलापों से यतिश्री समझना चाहते हैं। हमारी गंगा यात्रा का बनारस सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है और हम यहाँ पर बनारस के न केवल घाटों को देखेंगे, लेकिन बनारस के अंदर पैदा हुई विविध संस्कृति को भी देखेंगे। और यह है सारनाथ। बुद्ध का प्रथम प्रवचन। यह है सारनाथ और सारनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश यहाँ पर हुआ था। एक प्रमुख महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासत। गंगा के तट पर वाराणसी न केवल वैदिक धर्म या शिव की स्थली है, लेकिन बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए दुनिया भर की एक प्रमुख केंद्र। देश विदेश से हजारों की संख्या में भगवान बुद्ध के प्रशंसक और अनुयायी यहाँ पर हर वर्ष पहुँचते हैं। यह है गुरु रविदास मंदिर, राजघाट वाराणसी में।
12 अप्रैल 1979 को ये बनाया गया। रविदास जी की कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों ही काशी है। काशी के पुरोहितवाद के विरुद्ध उनका संघर्ष जग जाहिर है और लोगों ने इसे हाथों हाथ भी लिया, उनकी बातों पर भी चले। बुद्ध, रविदास और कबीर बनारस की मानववादी विरासत की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। गुरु जी बोल रहे हैं कि हरी हीरा छान के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभाग के रविदास। हरी हीरा परमात्मा को जो छोड़ करके ये नकली हीरा का आस करता है, ये दो जग जाने का रहता है। अपने हरी हीरा परमात्मा को मानना है, जानना है। कह रहे हैं कि ऊँचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम गिर बाजी हारी। ऊँचे मंदिर हो, सुंदर नारी हो, घर में रसोई आलीशान हो, अगर उसके हृदय में राम का नाम नहीं है, बुखार के नाम नहीं है राम का, तो जीव यहाँ भले धनवान का हो, परमात्मा घर में हो, बाजी हार जाता है, निर्धन कहलाता है। इसलिए राम का नाम हृदय में रहना चाहिए। यह कबीर चौरा बनारस में, और कबीर हमारे देश की महान निर्गुणवादी संस्कृति के सबसे बड़े चिंतक, साधक। बनारस के किसी दूसरे मठ या मंदिर में आने से अच्छा इस कबीर चौरा नामक स्थान पर हम आए तो महर्षि कबीर के विचारों को समझ पाएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे मठ को बनाया गया है, जिसमें संत कबीर के विचारों को समाहित किया गया है। यह उनकी जन्मस्थली भी है और यहाँ पर उनकी समाधि भी है। बनारस न केवल वैदिक संस्कृति का प्रतीक, लेकिन उसके विरुद्ध विद्रोह का भी एक बहुत बड़ा केंद्र। कबीर, रविदास और उन सब से पहले बुद्ध इस जगह से दुनिया भर को बदलाव का संदेश दे चुके हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनके तर्क और करुणा और मानववादी विचारों को हम समझें और उसको आगे बढ़ाएं। हम बनारस के हरिश्चंद्र घाट के सामने हैं, बिल्कुल बगल में, और देश भर से लोग बनारस आते हैं। यहाँ पर गंगा में स्नान करते हैं, गंगा में अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करते हैं। इस समय गंगा में पानी काफ़ी कम है, अब की बार बारिश बहुत कम हुई है। तो हम देख सकते हैं कि जो वातावरण का जो परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तन, उसका असर हमारी नदियों पर भी है। हम अपने पर्यावरण की कैसे सुरक्षा करते हैं, ये देखने से पता चलता है कि गंगा में अभी भी काफ़ी गंदगी है और प्लास्टिक की बोतलें यहाँ तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि थोड़ा सी सफाई है, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि जब तक प्लास्टिक बाज़ार में आता रहेगा, बोतल बंद पानी जो है आप गंगा के किनारे लाते रहेंगे, लोग उसे पिएंगे या फेंकेंगे, कहीं ना कहीं से फेंकेंगे। तो यदि सरकार ये सोचती है कि केवल उसने 4 अलग अलग टोकरियाँ लगा दी हैं वेस्ट बिन के लिए और उससे काम चल जाएगा, तो ये चलने वाला नहीं है। उन टोकरियों में माल उतरा जाना नहीं चाहिए। यानी कि जब तक ये प्लास्टिक का सामान उस पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तब तक खाली अलग अलग ये बना के वो आखिर वो वेस्ट भी कहीं जाएगा। और उद्योगों का वेस्ट, लोगों के पापों का वेस्ट, समाज का वेस्ट, सीवर लाइन का वेस्ट, सब कहीं ना कहीं इस नदियों में जा रहा है। जिस नदी को हम माँ बोलते हैं, उस नदी की हमने दुर्गति कर दी है कुल मिला करके। इलाहाबाद से गंगा वाराणसी की तरफ आती है। इसमें अब यमुना और गंगा दोनों का पानी है। यहाँ से ये अब आगे जाएगी और
हम जानते हैं कि पटना में जो है गंगा में सोन और घाघरा उससे पहले रिवेलगंज में मिलती है और फिर उसका एक बहुत विशाल स्वरूप दिखाई देता है। गंगा की जो यात्रा है हम लोगों ने हिमालय से की है, तो ये कह सकते हैं कि गंगा को बचाने की लड़ाई केवल गंगा में सफाई से नहीं होने वाली। गंगा को बचाने की लड़ाई की गंगा की सहायक नदियों को बचाने की लड़ाई, और गंगा को बचाने की लड़ाई का मतलब है कि गंडक भी साफ होनी चाहिए, तो यमुना भी साफ होनी चाहिए, तो सोन, कीन, बेतवा और पहाड़ों में जैसे हम बोलते हैं अलकनंदा, भागीरथी, वहाँ पर एक दूसरा प्रश्न है। वहाँ पर विकास ने गंगा की राह पे सबसे बड़ा रोड अटकाया है। विकास के नाम पे जो गंगा की धाराओं को मोड़ा जा रहा है, उस पर दाम बनाए जा रहे हैं, वहाँ का एक दूसरा प्रश्न है। लेकिन जब गंगा मैदानी इलाकों में आती है तो दूसरे सवाल खड़े जाते हैं। मैदानी इलाकों में आके गंगा में प्रदूषण की जो मात्रा है, लोगों के नहाने का जो सिलसिला है, ये सब उसको बढ़ा देता है। कई लोग ये कहते हैं कि साहब नहाने की पुरानी परंपरा है, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन एक जगह में 10 लाख लोग एक साथ नहाएंगे तो कोई न कोई पानी में गंदगी ज़रूर होगी। उसके अलावा जो मल मूत्र, जो सीवर का लाइन, जो सारा धार्मिक प्रयोजन है, डेड बॉडीज़ को बहा देना, जगह जगह पे देखते हैं संस्कार भी बिल्कुल नदियों में किए जा रहे हैं। बनारस में तो हालांकि ये दिखाई देता है, यहाँ पर हरिश्चंद्र घाट है, इसके बगल में मणिकर्णिका घाट भी है, तो वो घाट पे किया जाता है। लेकिन अधिकांश जो हमारे धार्मिक कार्य हैं वो नदियों पे किए जा रहे हैं, यानी कि गंगा के ऊपर ही अनेक जगहों पे जो है शव विसर्जन, शव दाह का कार्य होता है। सरकार को या लोगों को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि जिस नदी को हम अपनी माँ कहते हैं और सबसे बड़ी माँ से भी बड़ा माना जाता है, उस नदी के क्या हम इस तरह से रखेंगे? गंगा अगर हमको पवित्र करती है तो गंगा के पानी ही छिड़क देने से हम पवित्र हो जाने चाहिए, न कि पूरे गंगा में डुबकी लगा कर उसमें कूड़ा मैल डाल करके। तो ये भावनाओं को लोगों को समझना पड़ेगा। बनारस जो शहर है वो एक ऐसा शहर है जहाँ पर हम एक तरफ बोलते हैं कि यहाँ पर वर्णवादी व्यवस्था के प्रचारक बड़े बड़े प्रकांड ब्राह्मण भी हुए, जिन्होंने जातिवादी व्यवस्था में बहुत बड़ा यकीन था जिन्हें, और उसके दूसरे विद्रोहों में जो लोग खड़े थे, बुद्ध ने यहीं अपना ज्ञान दिया समता का, बराबरी का। तो सारनाथ यहाँ पर बिल्कुल बनारस का एक बहुत प्रमुख स्थल है। दुनिया भर से लोग वहाँ आते हैं और बौद्ध संस्कृति और बौद्ध साहित्य और बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर रविदास जी का जन्म स्थल है। रविदास जी महाराज ने जो है वो जातिवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा बिगुल छेड़ा था। उन्होंने बेगमपुरा की स्थापना की बात की कि जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ सब बराबर हों, ऐसी संस्कृति की बात की। और फिर यहाँ पर कबीर ने विद्रोह की बात की कि गंगा में ही डूब के या गंगा में ही मर के जो है शांति नहीं होती है, मैं तो यहाँ से दूर जाऊँगा। मगहर नाम की जगह कबीर बनारस छोड़ के गए थे, और बनारस छोड़ने का उनका यही प्रयोजन था कि उन्होंने जो ब्राह्मणवादी संस्कृति के प्रयोजक थे उनको बता दिया कि बनारस में ही मर के स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तो कहीं भी मरोगे। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप कहीं भी मरिए, तो कोई फ़र्क उससे पड़ता नहीं। और कबीर मगहर गए, जिसको जहाँ मरने से बोलते हैं कि नरक की प्राप्ति होती थी, तो कबीर ने बनारस को छोड़ा और मगहर गए। एक कर्मशील व्यक्ति थे कबीर। इसलिए ज़रूरी है कि हम सोचें कि हमारी नदियों में संस्कृति का जन्म हुआ, अलग अलग संस्कृतियों का जन्म हुआ, बनारस में भी उसका जन्म हुआ, और उस संस्कृति को बचाना है तो इन नदियों को बचाना पड़ेगा। अगर गंगा ने भारत के इतिहास में क्या क्या और भारतीय संस्कृति में क्या क्या योगदान किया, उसको समझना है तो आपको न केवल हरिद्वार से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, बल्कि गंगोत्री से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। हरिद्वार और उसके बाद इलाहाबाद या प्रयाग या बनारस और फिर पटना, पाटलिपुत्र अशोक की राजधानी हुआ करती थी, और उसके बाद हुगली, कलकत्ता, यहाँ तक जाए तो शहरों को कैसे गंगा ने बनाया और उन शहरों के किनारे कौन कौन सी संस्कृतियाँ, संगीत, राग और गायन की नई परंपराएं स्थापित हुई, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो गंगा को हम बचा के रखें। गंगा की को न केवल बचाने की लड़ाई है, बल्कि अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। हम बनारस में हैं और ये अस्सी घाट के पास हैं। इसे अस्सी नदी कहें या अस्सी नाला, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक स्थिति।
अगर ये नदी है तो इसको साफ़ करने की ज़रूरत है, और नाला है तो गंगा में क्यों जा रहा है ये समझने की ज़रूरत है। ये है असी नाला, सीधे अब गंगा में प्रवाहित होता हुआ, और यह रविदास घाट के पास में असी नाले का पानी गंगा जी में प्रवाहित होता हुआ। अभी भी गंगा सफाई के नाम पर योजनाएं पूरी नहीं हुई। ये वरुणा नदी अब वाराणसी में गंगा नदी में मिलती हुई, जैसे हम देख रहे हैं नदी में प्रदूषण अत्यधिक। ये राजघाट के पास का क्षेत्र, अनेकों मंदिर यहाँ पर, अनेकों घाट, लेकिन भारत की प्रदूषित होती नदियाँ, भारत की जैविक विविधता, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, पर्यावरण और संस्कृति के लिए संकट है। गंगा को साफ करने की मुहिम गंगा की सभी सहायक नदियों, छोटी हो या बड़ी, सबको साफ रखने की मुहिम होनी चाहिए। इस समय हम हैं कैथी गांव में, और ये गंगा नदी और गोमती नदी का संगम है। ये गंगा नदी वाराणसी से इधर आ रही है, और इसके सामने जो है गोमती नदी, और हम गोमती और गंगा की संगम स्थल पर इस समय हैं। आपका नाम बता दीजिए जी। संजय निषाद। तो संजय जी ये बताइए कि आप इसी गांव के निवासी हैं, कैथी गांव के? कैथी गांव। तो कितनी आपकी क्या उम्र होगी इस समय? इस समय 40 हमारा है। 40 है। तो आपने अपने टाइम में जो अभी तक की ज़िंदगी है, ये नदी को देखा होगा, दोनों को क्या अंतर दिखाई देता है? दोनों पानी इसका है हरा है, उसका सफ़ेद पानी है। उसका सफ़ेद, इसका हरा है। हाँ। तो इस नदियों में जो अभी स्थिति कैसी है? कम है, ज़्यादा है, क्या सूख रहा है पानी? पानी जो कम है, सूख रहा है नदी। अच्छा। गंगा का पानी ज़्यादा है। अच्छा, गोमती का पानी कम हो रहा है। तो इसका पानी जो हरा है वो क्यों दिखाई दे रहा है? ये हरा दिखाई दे रहा है ना, काला पानी है, काला टाइप है। मतलब प्रदूषण है इसमें? हाँ, ज़्यादा, मतलब कंपनी का पानी आता है इसमें। अच्छा, इसीलिए पानी काला इससे हो जाता है। तो ज़्यादा ये गंगा के मुकाबले में ज़्यादा प्रदूषित है। गंगा में जाता है जो हाँ, प्रवेश के एक ही काला पानी हो जाता है। अच्छा अच्छा। दूसरी चीज़ हमें ये बताएं कि अभी इन नदियों में मछलियाँ वगैरह मिलती हैं? मिलती हैं। मतलब कम ज़्यादा कुछ क्या हुआ? ज़्यादा मिल रहे हैं, स्कॉर्पियो है, चाइना है। अच्छा, हाँ। तो इस पे ज़्यादा है, गोमती में ज़्यादा है? गोमती में, गंगा में, दोनों में। अच्छा, दोनों में है। दोनों में। तो जो जैसे पहले आपने मछलियाँ मारते हो, अब मारते तो कम ज़्यादा कुछ हुआ है ऐसा? कम है, इसमें बहुत कम है। पहले बरसात जो होता है ना, बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छा, बरसात में ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा मिलता है। और अभी यहाँ पर जो लोग आते हैं नहाने धोने के लिए आते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। तो लेकिन आप लोगों का जीविका का जो सवाल है, जैसे मछुआ समाज है, हाँ। तो उसका अभी उस पर ये नदियों के घटते बढ़ते, ये इस प्रकार के जो नए नए लोग आ रहे हैं, इससे कुछ असर पड़ा है कि? असर पड़ता है ना, पानी जब घटते जाएगा तो पानी सूख जाता है। अभी इस समय घटते जा रहा है। बढ़ेगा, बरसात होएगा, 1-2 महीना बाद बढ़ेगा तो बढ़ जाता है, पूरा पानी फूल जाता है। देखिए संगम है। हाँ जी। वो पिलर बना हुआ है। हाँ। ये पिलर के ऊपर पानी जाता है। अच्छा, यहाँ? हाँ, वो पिलर दिख रहा है ना, पूरा सा बना हुआ है। हाँ। संगम पूरा इसके ऊपर जाता है पानी। अच्छा अच्छा, जो ऊपर वो हाँ। आपने दिखाया। हाँ हाँ। ये तो अभी ये सब बना हुआ है। तो अभी जो यहाँ पर मछुआ समाज के लोग कितने परिवार होंगे इस कैथी गांव में? कैथी गांव में इस समय 400 हैं। 400 हैं। हाँ। और सब मछुआ इसी पे? सब मछुआ है, कोई मछुआ नहीं मारता है, कोई मारता है, और सब बाहर भी तक कमाते हैं। जैसे ये अपने नाव लिया आप? नावी के लोग है, नाव चलाते हैं। हाँ हाँ। नाव यहाँ 40 नाव वाले हैं। अच्छा। नाव चलाते हैं। तो उनका मतलब अच्छा इनकम है या कम हो गई? अच्छा है, 2000, 1000, 3000, 4000 हो जाता है प्रतिदिन। तो ये देना भी पड़ता है टैक्स? कुछ नहीं देना पड़ता ना? गांव पंचायत वगैरह कुछ नहीं है? जैसे बनारस वगैरह में तो काफ़ी देना लगता है, यहाँ नहीं लगता। यहाँ नहीं लगता। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है गोमती नदी, और अब ये गंगा में
ये संगम, सामने से गंगा। इस समय हम हैं गंगा और गोमती के संगम पर। और ये जौनपुर और बनारस के बीच का ये पूरा क्षेत्र है। इससे आगे गाजीपुर की तरफ गंगा नदी जाती है। तो ये गोमती नदी जो है आके अब गंगा में सीधे समाहित हो रही है। गोमती गंगा की छोटी सी सहायक नदी कही जा सकती है। और बनारस से गंगा आ रही है विशालकाय। और यहाँ पर कैथी नामक एक गांव है। इस कैथी गांव में इसका संगम होता है। इस क्षेत्र में ये भी कहा जाता है कि डॉल्फिन घूमती अभी तक कोई दिखाई तो दे नहीं रही। और पानी का जो प्रदूषण है वो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा लेकिन है। नदियाँ अपना स्थान बदल रही है। इस जगह पे हम खड़े हैं, ये भी सीधे पानी जब बारिश का मौसम आएगा तो सीधे बहेगा। लेकिन इस समय पानी कम है नदी में। और जब नदी में पानी कम होता है तो वो फैलता है और ऐसे क्षेत्रों में जाता है जहाँ पर ढलान रहता है। इसके कारण से कई जगह पर टापू बन जाते हैं जो यहाँ पर बने हुए। गंगा और गोमती के संगम पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित मार्कंडेय मंदिर। तो लोग यहाँ पर आते हैं और एक तीर्थ स्थान भी है। दोनों नदियों के संगम के पास में लोग गंगा जी में स्नान करते हैं और मार्कंडेय मंदिर में भी जाते हैं। तो गंगा की ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर बनारस से चलने के बाद बिहार के बीच में ये सबसे बड़ा संगम है। और इसके बाद गंगा नदी यहाँ से प्रस्थान करके गाजीपुर ज़िले में प्रवेश करेगी। और फिर गाजीपुर के बाद बलिया और गाजीपुर का घेरा बनाते हुए आगे बक्सर बिहार में इसका एंट्री होता है। और यहाँ से बक्सर में अपना जारी रखेगी। लेकिन इस समय केवल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये संगम है। और गोमती नदी का पानी भी काफ़ी प्रदूषित दिखाई दे रहा है। ये गंगा में अपनी यात्रा समाप्त कर रही है। गोमती जो है वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से निकलती है, पीलीभीत जनपद के आसपास से। और इसका सबसे प्रमुख केंद्र है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और फिर लखनऊ के रास्ते जौनपुर होते हुए और उधर जो गंगा है उसकी यात्रा उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है वो है बनारस। और बनारस से ये आगे चल के अभी यहाँ पर इसमें गोमती नदी समाहित हो रही है। गंगा अब गाजीपुर की तरफ। इस समय हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की टूम में हैं। ये टूम जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश वाइसराय थे, गवर्नर जनरल भारत के। उनको 1805 में भारत का गवर्नर जनरल या वाइसराय जिसे कहते हैं बना के भेजा गया था। लेकिन बहुत समय तक वो नहीं जिंदा रह पाए और 1805 में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो कार्य थे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति, उसकी सम्मान में ब्रिटेन की सरकार ने यहाँ पर उनकी मेमोरी में एक टूम बनाई जो बहुत ही ऐतिहासिक है। और जैसे हम सब जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के अंदर
उन्होंने 1793 में उनको पहले भेजा गया था। तो उनको माना जाता है एक बड़ा बहादुर कमांडर और एक एडमिनिस्ट्रेटर, और उन्होंने भारत के अंदर जो है खेती किसानी का एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया और यहाँ पर ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को और मजबूत किया। तो ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है और गंगा के किनारे पर है। हमारी गंगा यात्रा में जब हम बक्सर से बनारस की तरफ वापस आते हैं तो गाजीपुर में ये स्मारक है और ये दिखाता है कि गंगा के तट पे भारत का इतिहास किस प्रकार से बना और किस प्रकार से लड़ाइयाँ हुई और कैसे कौन कौन से लोग यहाँ पर आए। तो चाहे वो हमारे ऊपर शासन करने के लिए आए या हमारे द्वारा पराजित किए गए, लेकिन वो इतिहास का हिस्सा हैं और इतिहास को हम मोड़ नहीं सकते। वो जैसा है वैसा ही घटित है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पूरे मकबरे को अच्छे से और सम्मानपूर्वक संभाल के रखा गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। तो भारतीय लोगों को ये जरूर समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको अच्छे से बना के रखने की ज़रूरत है, मेंटेन करने की ज़रूरत है और लोगों को भी उसके ज़रिए पता चलेगा कि हमारे देश का इतिहास क्या था और कौन से लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए। गाजीपुर के बाद गंगा बिहार के चौसा में प्रवेश करती है और फिर चौसा से बक्सर और बलिया के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा निर्धारित करते हुए गंगा आगे बढ़ जाती है और फिर बिहार में अनेकों नदियाँ ऐसे मिलती हैं और इसकी यात्रा जारी रहती है।